हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभय सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक, या जिसे हम कह रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक। ये फाइबर क्या है और ये फैब्रिक कैसे बनता है या तंतु से वस्त्र कैसे बनता है, इसको हम समझेंगे एक कहानी के माध्यम से। हुआ कुछ यूँ कि बूझो और पहेली विज्ञान प्रश्नोत्तरी परीक्षा में प्रथम आए। जैसे ही विज्ञान प्रश्नोत्तरी परीक्षा में वो प्रथम आए, उनको कुछ राशि मिली। उस धनराशि को उन्होंने सोचा कि जाके अपने परिवारजनों के लिए थोड़ा सा कपड़ा वगैरह खरीद लेते हैं। जैसे ही वो दुकान पे गए, दुकान पे जाने के बाद उनको कपड़ों की बहुत सारी वैरायटी दिखी, वस्त्रों की बहुत सारी विविधता देखने को मिली और वो हो गए कंफ्यूज। फिर कुछ वस्त्रों को उन्होंने देखा तो छू के देखा तो वो कुछ सूती थे, कुछ रेशमी थे, कुछ ऊनी थे, कुछ संश्लेषित थे। अब बूझो और पहेली बहुत ही जिज्ञासु हो गए। लास्ट में उन्होंने एक सूती की साड़ी और ऊनी मफलर लेके चले आए। पर ये जिज्ञासा जो थी उनको, जैसे ही वो घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद उन्होंने देखा बेडशीट, छू के देखा तो कुछ और, कंबल छू के देखा तो थोड़ा सा अलग नज़र आया, तौलिया छू के देखा तो अलग नज़र आया। ठीक है, उन्होंने ये भी देखा कि ये सारे के सारे जितने भी चीज़ें दिख रही हैं वो सब के सब अलग अलग प्रकार के वस्त्र से बने थे। तो आइए सबसे पहले हम कह रहे हैं कि इन सारे वस्त्र में विविधता देखने को मिल रही है, या हमारे पास इन सारे फैब्रिक्स की वैरायटी है। फैब्रिक्स यानी इन सारे वस्त्र की वैरायटी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दर्जी की दुकान पे जाइए, उनसे बोलें कि जो भी कतरन उनके पास पड़ा हुआ है, ख़राब कपड़े काट के रखे होंगे, आप उनसे ये भी जान सकते हैं कि कौन सा कपड़ा किस प्रकार का है, उसका नाम भी लिख सकते हैं। देखिए, अब एक कतरन ले लीजिए। इस कतरन को जैसे इसके एक सिरे को पकड़ के जैसे ही आप थोड़ा सा खुरचेंगे तो आपको उसमें से धागा निकलता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो इससे हमको पता क्या चलता है कि ये जो वस्त्र होता है, वस्त्र इन धागों को व्यवस्थित करने से प्राप्त होता है। अब ये जो धागे हैं, अगर इस धागे को एक सिरे से पकड़ लिया जाए और दूसरे सिरे से ऐसे खुरच दिया जाए, किसी चीज़ पे रख के खुरच दिया जाए, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये धागे पतली पतली लड़ियों से मिलके बने हैं। इन पतली पतली लड़ियों से की वजह से कभी कभी हमको सुई में धागा डालने में दिक्कतें आती है। इन पतली लड़ियों को बोलते हैं तंतु या फाइबर। तो यहाँ पे हमको दो चीज़ें मिली कि वस्त्र है वो धागों से मिलके बने होते हैं और धागे तंतु से मिलके बने होते हैं। तंतु से धागे और धागे से वस्त्र बने होते हैं। कुछ वस्त्र ऐसे तंतुओं के बने होते हैं, जैसे वो सूती के बने हों या जूट के बने हो सकते हैं या ऊन के बने हो सकते हैं या रेशम के बने हो सकते हैं। इस प्रकार के तंतु हमको या तो पादपों से प्राप्त होती है, पौधों से, और जंतुओं से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के तंतु को हम कहते हैं प्राकृतिक तंतु। क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु या नेचुरल फाइबर। प्राकृतिक तंतु के बारे में हमने देख लिया कि प्राकृतिक तंतु हमको पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अगर हम सूती की वस्त्र की बात करें तो ये हमको कपास से प्राप्त होता है, और जूट की बात करें तो ये भी जूट के पौधे से प्राप्त होता है। ये दोनों हमको पौधों से प्राप्त होते हैं। ऊन की बात करें तो ऊन के लिए हमको बकरी, भेड़ या ऊँट के फरों से हमको प्राप्त होता है। खरगोश, ऊँट या याक के फरों से भी प्राप्त होता है। और रेशम के कोकून से निकाला जाता है। देखिए, ऐसे रासायनिक पदार्थ से जो हम तंतु बनाते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थों का स्रोत पौधप या जंतु नहीं होते हैं जिससे हम तंतु बनाते हैं। इस प्रकार के तंतु को हम क्या कह रहे हैं? संश्लिष्ट तंतु या सिंथेटिक फाइबर। अब हम बात करेंगे कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में, है ना। किसकी बात करेंगे हम? कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में। पादप तंतु जो हमें पौधे से प्राप्त होते हैं, जिनमें हमने सबसे पहली बात करी थी रुई, या हमने कहा था सूती वस्त्र, जो कि हमको कपास से प्राप्त होता है या कॉटन से प्राप्त होता है। तो हम क्या कह रहे हैं सबसे पहले? रुई के बारे में,
है ना, ऐसा। रुई तो आपने देखा होगा, है ना। अगर रुई आप ले लीजिए एक हाथ में और उसको दूसरे हाथ से तोड़िए, तो आपको एक जो भी एक रुई है उसको जब तोड़ेंगे तो आपको उसमें से छोटे छोटे पतली पतली लड़ियाँ हमको उसमें से देखने को मिलती हैं। ये जो पतली पतली लड़ियों देखने से हमको ये मतलब ये है कि वो जो रुई है वो तंतु से ही बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो रुई है वो हमको प्राप्त कहाँ से होता है, तो देखेंगे कि ये रुई के पौधे होते हैं, कपास के पौधे होते हैं। किसके पौधे होते हैं? कपास के पौधे से, कपास के पौधे या जिसको हम कह रहे हैं कॉटन प्लांट से प्राप्त होते हैं। कॉटन प्लांट से प्राप्त हो रहे हैं ये रुई। कॉटन प्लांट अधिकतर आपने देखा होगा कि उष्ण जलवायु व काली मृदा वाले क्षेत्र में उगाए जाते हैं। ये जैसे ही मैच्योर हो जाते हैं तो नींबू की साइज के जितने बड़े बड़े इसके कॉटन के बॉल्स होते हैं। ये कपास का गोलक जो होता है वो लगभग नींबू की साइज के जितना होता है, नींबू का जो फल होता है उसकी साइज के जितना होगा। जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो ये फट जाते हैं। फटने के बाद इसके अंदर जो कपास होता है या कॉटन होता है उसके अंदर जो कॉटन के सीड होते हैं, इसके जो बीज होते हैं, इसके बीज हमको देखने नज़र आने लगते हैं या दिखाई देते हैं रुई के बॉल को फट जाने के बाद। चलिए ये तो हो गई। अब हमने देख लिया कि कहाँ से प्राप्त होता है। अब इस बॉल से हम हस्तचयन यानी हाथ से ही हम इस रुई को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसको हम कंकतन या इसकी कंघी करके हम इसमें से बीज अलग कर देते हैं या हाथ से अलग कर देते हैं। इस प्रक्रिया को यानी कपास को उसके बीज से अलग करना, इसको कपास ओटना या गिनिंग ऑफ कॉटन कह रहे हैं। अब हमको रुई प्राप्त हो जाता है। ये कपास ओटना अब तो मशीनें आ गई हैं तो बड़ी मात्रा में करना हो तो हम इसको मशीनों से कपास ओट सकते हैं या गिनिंग कर सकते हैं। अब हम बात करें, ये तो बात होगी रुई की। अब हम बात करेंगे दूसरा, रुई मतलब कॉटन की। अब हम बात करेंगे पटसन की, जिसको हम जूट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जूट। पटसन को पटसन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। हमारे भारत में इस पटसन के पौधे को बारिश के सीज़न में उगाया जाता है। जब ये पुष्पन की अवस्था में आते हैं यानी कि जब इनमें फ्लावर्स आने वाले होते हैं तब हम इस पौधे की, इस फसल की कटाई कर लेते हैं और इसको हम पानी में भिगो देते हैं या पानी में डुबा के रखते हैं। पानी के डुबा के रखने की वजह से जो इसका तना है या जो इसका स्टेम है वो गल जाता है। इसके स्टेम को गल जाने के बाद या इसके तने को गल जाने के बाद हाथ से हम पटसन के तंतु को निकाल सकते हैं। हाथ से हम पटसन के तंतु को निकाल सकते हैं। अब हमको पटसन का तंतु प्राप्त हो गया। ये बात हो गई पादप तंतु पटसन के बारे में। ये तो बात हो गई तंतु की, पर तंतु से धागे बनाने की प्रक्रिया को हम देखते हैं। अब थोड़ा सा रुई इस हाथ में भर लीजिए। अब इस हाथ में भरने के बाद आप इसको घुमाते हुए थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचिए। आप देखेंगे कि ये धागे के रूप में बाहर बनता चला जा रहा है। इस तंतु से धागे बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं कताई। क्या कहते हैं? कताई या स्पिनिंग। कताई को एक छोटे से डिवाइस की मदद से भी किया जाता है ना। ये हैंड स्पिंडल है, इसको हम तकली कहते हैं। इस हैंड स्पिंडल यानी इस हस्त तकुआ को हम तकली भी कहते हैं। इसके अलावा चरखा भी है जिससे हम सूती की कताई करते हैं। महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में ये चरखा बहुत फेमस हुआ था। उस समय में हम खादी के कपड़े पहनते थे। गांधी जी ने बोला कि खादी के कपड़े पहनिए ताकि हम पश्चिमी सभ्यता के जितने भी कपड़े जो पश्चिम से बन के आते थे उनका हम बहिष्कार कर सकें। तो कताई के लिए हमारे पास ये दो युक्ति है या ये दो डिवाइस हैं जिससे हम कताई कर सकते हैं। कताई का मतलब क्या है? तंतु से धागे बनाने की प्रक्रिया को हम कताई या स्पिनिंग कहते हैं। अब तागा तो बन गया, अब इस तागे से वस्त्र तक का सफ़र कैसे होगा? इस तागे से वस्त्र कैसे बनाया जाता है?
तो आपने जब उस तागे को खींचा था तो आपने देखा था ये तागे व्यवस्थित होकर वस्त्र बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से वस्त्र बनाते हैं। अभी क्या कि आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं, कागज़ के पतले पतले टुकड़े काट लें, पतले पतले लंबे लंबे टुकड़े काट लें। एक को, दोनों को अलग अलग रंग से कर लें। अगर आप एक को रेड कर रहे हैं तो एक को ब्लैक कर सकते हैं, एक को ग्रीन कर रहे हैं तो दूसरे को रेड कर सकते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, इस तरीके से व्यवस्थित करके आप तागे से वस्त्र, तागे को व्यवस्थित करके वस्त्र कैसे बनता है इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। तागे को अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित करके हम वस्त्र बना सकते हैं। तागे से वस्त्र बनाने की इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बुनाई। क्या कहते हैं? बुनाई या वीविंग। कागज़ की पट्टियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी थी, पर धागे हमारे बहुत पतले पतले होते हैं। तो बुनाई, हाथ से बुनाई करने के लिए एक डिवाइस होती है या एक युक्ति होती है जिसको हम कहते हैं हथकरघा कहते हैं। तो हथकरघे से हम कपड़े की बुनाई, धागे की बुनाई करके कपड़े में हम, वस्त्र में हम बदल सकते हैं। फाइबर से फैब्रिक में हम बना सकते हैं। अब आपने कुछ विशेष प्रकार की भी बुनाई देखी होगी। ये तो एक सिंपल तरीका था जिससे हम बुनाई को समझ सकते हैं। आपने कभी मोजे को अगर एक रस्सी कहीं से खुल गई तो आप खींचते चले जाएंगे तो सारा का सारा खुलता चला जाएगा। या आपने मम्मी को, दादी को देखा होगा कि वो स्वेटर किस तरीके से बुन रही हैं। एक ही धागे से पूरे स्वेटर को वो बुन डालती हैं, एक ही धागे से पूरे स्वेटर को वो बुन लेते हैं। इस प्रकार की बुनाई मशीनों द्वारा भी की जाती है। चलिए, ये तो हो गई कि तंतु से वस्त्र तक का सफ़र कैसे था, तो हमने देख लिया। पहले हमने देखा तंतु हमको या तो पादप से प्राप्त होता है, या तो किसी जंतु से प्राप्त होता है, या संश्लिष्ट तंतु भी हमसे प्राप्त होता है। इस तंतु को कताई की प्रक्रिया द्वारा या स्पिनिंग मेथड द्वारा हम यार्न में या धागे में परिवर्तित कर सकते हैं। धागे में आने के बाद, इस यार्न में आने के बाद हम इसको व्यवस्थित करके, इस धागे को व्यवस्थित करके वीविंग द्वारा या बुनाई द्वारा हम इसको वस्त्र के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। पर बहुत पहले से अगर देखा जाए तो शुरू में हम इस प्रकार के कपड़े इस तरीके से नहीं पहनते थे। पहले क्या होता था, बहुत पहले के ज़माने में हम अपने तन को ढकने के लिए कभी पत्तियों से, कभी पेड़ों की छाल से, या कभी कभार हम जानवरों को मार के उनकी खाल से हम खुद को ढकते थे। देखिए, वो तो था कि जब हम एक प्रकार के कपड़े पहनते थे। फिर एक समय आया जब हमने सुई का आविष्कार हुआ, और सुई के आविष्कार से फिर हमने अलग अलग प्रकार के कपड़े सिलने शुरू किए, और विभिन्न प्रकार के कपड़े आज हम पहनते हैं, है ना। फिर भी आश्चर्य वाली बात है कि हम लुंगी, साड़ी जैसे कपड़े जो जिसमें कोई भी सिलाई नहीं होती है, उसको हम पहनते हैं। इसी के साथ ये वाला चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ सकें। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको नया वाला वीडियो प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।